क्लास 10 20 का दांत संपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके शब्दों में किताबी भाषा से अलग मिलने वाला है। तो इस वीडियो के तहत आप लोगों को अच्छी से तैयारी करने के लिए, जो आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। 20 के दांत कहानी का सभी प्रश्न उत्तर आज आप लोगों को बीच मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको इससे लाभ मिल सके। और ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा तो आप लोगों का इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत और हार भी दिखाई गई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वह अमीरों को प्रदर्शन प्रियता और गरीबों को उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वलास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ता है। दूसरा प्रश्न है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थीं: सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सबसे छोटा लड़का था कासू बाबू, प्यार से खोखा कहते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफ़ी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में था। इसी कारण लड़के के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ही ढीला था। तीसरा प्रश्न है, खोखा किन किन मामलों में अपवाद था। उत्तर हो जाएगा, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर पर शामत आ जाती थी। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक की कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसीलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह है कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब उसके कोई उम्मीद दोनों के बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम के से अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों को भी अपवाद था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही था। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्याय मामले, उसके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। चौथा प्रश्न है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उससे कैसी शिक्षा तय की थी। उत्तर, सेन दंपति खोखा में उसके पिता की तरह इंजीनियर बनाने की पूरी संभावना देखते थे। उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए कारखानों से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करे।
इससे बच्चों की उंगलियां अभी औजारों से वाकिफ हो जाए। पांचवा प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। क लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। उत्तर, व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 की दात शीर्षक कहानी से ली गई है। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों के चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं थी। वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती थी, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं था। सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है, इसकी सीख दी गई है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही है, वहीं खोखा स्वतंत्र है। लड़की अपने दोहरा व्यवहार विकास परिवार और समाज के लिए घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करना चाहिए। खोखा के दुर्लील स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। इसका उत्तर होगा, व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक 20 की दात नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। कहानीकार ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफ़ेद पोश परिवार है। यहाँ कृत्रिमता को ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखता है। सेन परिवार के बेटे शरारती स्वभाव का है। वह बुढ़ापे में पैदा हुआ है, इसी कारण सबका लाडला है। इसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है। वह बेलौस जीने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए थे। वह इतना उछल था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ किए करते नहीं थकते थे। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसी ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल के शिक्षा न देकर कारखानों में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने, ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था। औजारों से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा का व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर डंडे चोर और डाकू बनते हैं। उत्तर, व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक 20 की दात शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके रचयिता हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इस पंक्ति में प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, सेन साहब की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन के धक्के देकर नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की थी। इसी बात पर सेन साहब काफ़ी क्रोधित हुए थे और गिरधारी को अपने फैक्ट्री से बुलवाकर डांटते हुए कहा था
कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने ही वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। देखो, यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल तो जी हाँ कहने में ही लगा हुआ था। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल के बच्चों को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यही प्रसंग उसी वक्त का है। इन पंक्तियों में सेन साहब के चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ दिखती है। एक तरफ अपने को अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने की सपना पालने वाले सेन साहब को उसकी बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधारी लाल के बेटे में उद्दंडता और शरारत दिखाई पड़ती है। यह उस मध्य वर्गीय परिवार के जीवन चरित्र के सही तस्वीर है। अपने बेटे को प्रशंसा करते हैं, भले ही वह कुलनाशक हो। जो निर्धन निर्बल गिरधारी लाल के बेटे को कुलक्षण ही उसके दिखाई पड़ते हैं। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौवा के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक 20 की दांत कहानी से ली गई है, जिसकी रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी है। यह प्रसंग उस समय की है जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम का वक्त बंगले में अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन गिरधारी लाल का बेटा आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए ललच गई। खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंस की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्यम वर्गीय दलित शोषित थे, इसलिए कौवा से संबंधित किया गया। इसी समाज के भेदभाव के कारण कहा गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों को खेल में शामिल होकर खेलने के लिए लग गया, किंतु संभव न हो सका, क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी माँ के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया हालटू खेलने वाला, यहाँ तो लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाबा के मोटर में बैठ। इन पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहता है। छठा प्रश्न है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। उत्तर, एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेन के दूर के भी रिश्तेदार थे। साथ ही उनका लड़का भी था, जो खोखा से भी छोटा पर समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसके कोई हरकत देखकर उसके कुछ तारीफ कर दी और उन सेन साहब के पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय को जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वही बातें दोहरा कर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए।
7वां प्रश्न, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? उत्तर, कहानीकार ड्राइवर के रूप में समानती मानसिकता को दिखाया है। मदन एक गरीब का बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने से ही उसे धकेल दिया गया, जिस कारण उसे चोट आ गया। समानती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बसा रहे हैं। 8वां प्रश्न, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? उत्तर, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन के लट्टू मांगना। मदन देने से इनकार करता रहा, कासू मारता रहा, फिर मदन भी मारता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाने चाहता है कि बच्चों में समानती मानसिकता का भय नहीं होता, बाद में चाहे जो हो जाए। प्रश्न 9, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब झोपड़ी वाले उनकी मदद के लिए खिलाफ करते हैं। लेखक के इन कथन के कहानी के एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। उत्तर, सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन को केवल शोफर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है। दोनों की लड़ाई बृहत रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई में महल और झोपड़ी का लड़ाई का प्रतीत है। खोखा के मुंह का खानी पड़ती है। इस स्वाभिमान की झगड़ा में झोपड़ी वाली की जीत होती है। 10वां प्रश्न, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है? उत्तर, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उनके ही बंगले के अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए तो उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया था वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उससे निर्भीकता का प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया।